हेलो एवरीवन। सो वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर सैलरीज। और जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट दिस परफॉर्मा कि हमारा सैलरीज का जो मेन हेड रहता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। हम बेसिक सैलरी में काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको ऐड करते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है और एम्प्लॉय की वो सैलरी का कंपोनेंट बन जाते हैं। अलाउंसेस में हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे कि एक हमारा मेन एचआरए रहता है, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो फुली एग्जम्प्ट हैं और कुछ ऐसे हैं जो फुली टैक्सेबल हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस परफॉर्मा टुडे। पर्क्विजिट्स भी हमने किए थे। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब ये भी एक ऐसी अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब क्या है? कई बार एक कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं चाहती, बट वो ये इंश्योर करना चाहती है कि एम्प्लॉयज़ अपने आप ही उनकी कंपनी को छोड़ दें। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न। कंपनी अपने न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करना चाहती है, या वो प्रॉफिट्स लॉसेस में जा रही है तो अपने आप को कुछ ऐसे खर्चों से निकालना चाहती है जो उसको अननेसेसरी लग रहे हैं। तो वो अपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने काफ़ी टाइम तक सर्व किया है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का ऑफ़र करती है कि आप अभी रिटायरमेंट ले लो और हम आपको काफ़ी अमाउंट पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब जो भी ऐसी अमाउंट पे की जाती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि वो आपकी सैलरी के साथ ही मिल रही है, आपको सैलरी के कारण ही मिल रही है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जितनी भी होगी वो आपको पूरी की पूरी सबसे पहले पोस्ट करनी है। अब उसमें से एग्जम्प्ट कितनी है? लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10C लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। आप इन 4 कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करोगे और उनमें से जो भी मिनिमम अमाउंट होगी वो माइनस करोगे, और जो लेफ्ट आउट पोर्शन होगा वही टैक्सेबल होगा और उसी को ही आप परफॉर्मा में ऐड करोगे। Now, what are those components? A component is compensation received or receivable on voluntary retirement. जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करना है वो अमाउंट, वट एवर इट इज़ यू हैव टू राइट इट एज इट इज़। बी पार्ट है 5 लाख रुपीज़। 5 लाख या तो आप मिनिमम माइनस करोगे। सी पार्ट है 3 months सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। जितने भी साल उसने काम किया है वो, और उसको 3 month की सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। एंड डी पार्ट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी। आखिर में जो उसने सैलरी विड्रॉ करवाई है, जो बिल्कुल लास्ट सैलरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी थी, वो सैलरी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। और उसने कितने दिन काम करना था, उसकी सर्विस के अभी कितने मंथ्स रहते थे, वो अमाउंट। तो ये 4 कंपोनेंट्स यहाँ पर निकाले जाते हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होगी उसको मेन वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में से माइनस किया जाएगा, और जो पार्ट बच जाएगा सिर्फ वही पार्ट टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। दिस इज़ द मेन फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। देन नेक्स्ट होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा। अगेन वो भी सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होती है, बट पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं होती। उसमें से कुछ पार्ट एग्जम्प्ट किया जाता है और बाकी का पार्ट ही आपको टैक्सेबल होगा। सो वट एवर द अमाउंट यू विल रिसीव, आप उसको पहले तो पोस्ट करोगे। अब उसमें से एग्जम्पशन जाती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10B लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको ये 3 पार्ट्स लर्न करने पड़ेंगे। ए पार्ट इज कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव, जितनी भी अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव हो रही है। बी पार्ट इज ₹5 lakhs एंड सी पार्ट इज 15 days एवरेज पे। 15 दिन की जो उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की एवरेज पे बनती है, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। जितने भी उसके ईयर्स ऑफ सर्विस बनते हैं और जो भी उसका पार्ट
बचता है। पार्ट देयर ऑफ एंड 6 मंथ्स, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. We will do a question based on these two compensations and then the topic will get much more clearer to you. So आपको 15 डेज की एवरेज पे लेनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है completed years of service के साथ. Whatever the amount is least from these 3 options, उसको आप मेन कंपेंसेशन जो रिसीव हुई है उसमें से माइनस करोगे और जो पार्ट रह जाएगा सिर्फ वही आउटर कॉलम में शो करके टैक्सेबल किया जाता है. दिस इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन. टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोनों कंपेंसेशन में से कोई एक कंपेंसेशन का पार्ट कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आता है. सैलरी के चैप्टर में आपको ऐसे काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लर्न करना है. इट इज़ गोइंग टू बी टफ. You have to learn the concepts again and again. Only then you would be efficient enough to calculate the practical questions. Now the next topic which we have to do, again इसी परफॉर्मा में से पिक करना है हमने, that is the part of gratuity. अब ग्रेचुटी भी आपके दो तरह की होती है. ग्रेचुटी होती क्या है, किस टैक्स एक्ट के अंडर टैक्सेबल है, दैट वी हैव टू डू टुडे. और जो ग्रेचुटी का टॉपिक है वो कंपेंसेशन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नॉर्मली यू विल फाइंड 5 out of every 10 questions which have the point of gratuity in them. Now gratuity क्या होता है, ये एक ऐसी पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है विद रिस्पेक्ट टू द एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज. उसको ये लगता है कि उसके एम्प्लॉय ने काफ़ी अच्छा काम किया है तो उसके उन सर्विसेज के बिहाफ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है. अब ये जो पेमेंट है ये ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सर्विस भी की जा सकती है और रिटायरमेंट के टाइम पर भी पेमेंट हो सकती है. इट हैज़ द 2 ऑप्शन. ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रेचुटी की पेमेंट कब देते हैं. सम एम्प्लॉयज़ गिव वाइल द एम्प्लॉय इज़ वर्किंग किसी भी साल में, सम एम्प्लॉयज़ गिव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो दोनों की ट्रीटमेंट जो रहती है वो अलग अलग रहती है. अब जो ग्रेचुटी की पेमेंट है मेनली वो गवर्न की जाती है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. ये एक स्टैट्यूटरी एक्ट है जो ग्रेचुटी की पेमेंट को गवर्न करता है. अब ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक पेमेंट इसी एक्ट के अंडर ही एप्लीकेबल हो. सम आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट, सम आर नॉट. लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी है, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयज़ टू पे ग्रेचुटी. हर कोई एम्प्लॉय नहीं होता. नॉर्मली इट इज़ अ कोर्स कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है वहाँ पर ग्रेचुटी की पेमेंट पर भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. नाउ ग्रेचुटी की जो भी पेमेंट है वो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट डिपेंड्स कि वो आपको कब मिलती है, मीन्स ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और वाइल डूइंग द सर्विसेज. देन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस एम्प्लॉय को मिल रही है, क्या वो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट के अंडर एप्लीकेबल है, कवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा. So there is one table given for this which will make the points very clear to you. This part. सबसे पहले हमारे पास ग्रेचुटी है. So gratuity if received during the service, अगर ये सर्विस के टाइम पर रिसीव हो रही है तो ये फुली टैक्सेबल रहती है. मीन्स अगर एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहा है और ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको उसका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी पेमेंट करता है, यू हैव टू मेक दैट पेमेंट फुली टैक्सेबल. रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, अगर डेथ के टाइम पर या जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तब मिलती है, उन केसेस में एग्जम्पशन का एक केस रहता है. नाउ व्हाट दैट केसेस, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो एम्प्लॉय कौन सा है. एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़. अगर वो इन कैटेगरी का एम्प्लॉय है उन केसेस में जो भी ग्रेचुटी की पेमेंट उसको रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ के टाइम पर रिसीव हुई है वो फुली एग्जम्प्ट है.
अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(1) दिस इज द लॉ। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिविल सर्विसेज का मेंबर है या फिर लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, रिटायरमेंट के टाइम पर अगर उसको मिलती है तो वो फुली टैक्स एग्जम्प्ट है। हाँ, अगर उसको सर्विस के टाइम पर मिलेगी फिर तो पूरी की पूरी टैक्सेबल ही रहेगी। अब आता है आपका अदर एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन। अब अदर एम्प्लॉयज़ में जो भी एम्प्लॉयज़ पेंडिंग है, मीन्स इन एम्प्लॉयज़ को छोड़कर जो भी बाकी के एम्प्लॉयज़ बच गए, उनके ऊपर ये पार्ट एप्लीकेबल होगा। कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब यहाँ पर आपके पास अगेन दो ऑप्शंस आ गए। सो इट गोज विद द सीक्वेंस। फर्स्टली यू हैव टू चेक वो कब रिसीव हुआ है, देन आपको रिसीव करने के बाद अगर वो रिटायरमेंट के टाइम पर रिसीव हुआ है, देन यू हैव टू चेक कि वो किस एम्प्लॉय को रिसीव हुआ है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुली एग्जम्प्ट है, बट अगर वो अदर एम्प्लॉयज़ में आता है तो क्या वो एम्प्लॉय के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है। फिर उसके ऊपर आपके डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट आपकी एग्जम्प्ट रहेगी और कितना पार्ट आपका टैक्सेबल रहेगा। नाउ फॉर दिस, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर द एम्प्लॉयज़ which are covered under the Payment of Gratuity Act 1972. Least of the following would be exempt under Section 10, subsection 10, subclause 2. Clause 2. अब यहाँ पर आपको फॉलोइंग अगेन लर्न करनी है लिमिट्स कि कौन कौन सी यहाँ पर लीस्ट रहेंगी। सबसे पहले ₹20 lakhs। सेकेंड पार्ट है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, and third part is 15 days salary based on last drawn salary। 15 days मतलब जो लास्ट 15 days की सैलरी है जो इस एम्प्लॉय ने आखिर में विड्रॉ करवाई है, फॉर एवरी completed year of service or part in excess of 6 months। Now how to take this term part in excess of 6 months, then that again you will learn only while doing the practical questions। So here you have three main components। तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी वही लीस्ट वैल्यू आप टोटल ग्रेच्युटी रिसीव्ड में से माइनस करोगे और बाकी का पार्ट आप टैक्सेबल करोगे। नाउ दिस इज फॉर दोज एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। नाउ फॉर दोज एम्प्लॉयज जो कवर नहीं होते हैं अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, least of the following would be exempt under section 10, subsection 10, clause 3। 20 lakhs actual gratuity received, change सिर्फ लास्ट कंपोनेंट में है, हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी। पिछले 10 महीने की सैलरी लोगे, वहाँ से आप एवरेज निकालोगे कि हाफ मंथ की सैलरी क्या बनती है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और जितने ईयर्स आपने उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया है उसके बेसिस पर आपका ये थर्ड कंपोनेंट निकाला जाता है। वंस यू आर डन विद दिस यू विल फाइंड आउट द लीस्ट फिगर, और वो जो लीस्ट फिगर आएगी उसके बेसिस पर आप एग्जम्प्ट अमाउंट माइनस करोगे और जो पेंडिंग अमाउंट होगी वो आप फाइनल कॉलम में शो करोगे फॉर मेकिंग द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। So this is the main part, how you have to calculate the component of gratuity. I'm again repeating, it is a very important topic, so do it thoroughly. Now there is one point again, exemption. Retirement gratuity received under the pension code or regulations applicable to members of the defense service is fully exempt from tax। This point you have to learn कि अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है अंडर पेंशन कोड या फिर किसी डिफेंस सर्विस के रिगार्डिंग तो वो फुली एग्जम्प्ट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अगेन एग्जम्प्ट रहेगी।
और बाकी के एम्प्लॉयज़ के लिए आपको कैलकुलेट करनी है, वो हमने अभी टेबल में देख लिया है हाउ टू कैलकुलेट। Now the next note which is important here, students must also note the following points. Gratuity received during the period of service is fully taxable. Point number 2, where gratuity is received from 2 or more employers in the same year, then aggregate amount of gratuity exempt from tax cannot exceed rupees 20 lakhs. अगर किसी एक एम्प्लॉय को 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी रिसीव हो रही है एक ही साल में, तो जो मैक्सिमम अमाउंट एक एम्प्लॉय एग्जम्पशन की ले सकता है वो है ₹20 lakhs. आप उससे ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं ले सकते हो इफ़ यू आर रिसीविंग द ग्रेचुटी फ्रॉम 2 or more employers. Where gratuity is received in any earlier year from former employee and again received from another employer in a later year, the limit of rupees 20 lakhs will be reduced by the amount of gratuity exempt earlier. Now, हमने अभी प्रीवियस पॉइंट किया कि अगर आपको एक ही साल में 2 एम्प्लॉयर्स ग्रेचुटी दे रहे हैं तो 20 lakhs आप मैक्सिमम एग्जम्प्ट कर सकते हो. इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि अगर आप 2 एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो बट एक एम्प्लॉयर से पहले रिसीव कर रहे हो और किसी और एम्प्लॉयर से सेकेंड एम्प्लॉयर से आप एक नेक्स्ट ईयर में रिसीव कर रहे हो, 20 lakhs की लिमिट तब भी एप्लीकेबल है. बट आपको उस केस में कैसे बाइफर्केट करना है फ्रॉम द 2 केसेस, दैट विल बी लाइक दिस. लेट्स सपोज आपके पास 2 एम्प्लॉयर्स हैं ए एंड बी. आपने 2018 में एम्प्लॉयर ए से 15 lakhs की अमाउंट रिसीव की थी ग्रेचुटी की और 2019 में यू हैव रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 7 lakhs in the form of gratuity from your employer B. Now total अगर हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं वो है 20 lakhs. जो टोटल बनता है ग्रेचुटी का जो एग्जम्प्ट है हम मैक्सिमम 20 lakhs ही कर सकते हैं, ये रूल है. लेट्स सपोज मैं अगर 15 lakhs यहाँ से माइनस कर देती हूँ, मीन्स मैं 15 lakhs का 15 lakhs पूरा एग्जम्प्ट शो कर देती हूँ, तो 20 lakhs में से मेरा 15 lakhs यूज़ हो चुका है, बाकी का सिर्फ 5 lakhs ही अब मैं मैक्सिमम एग्जम्पशन ले सकती हूँ. मीन्स जो ये 7 lakhs की अमाउंट बची है ये पूरी की पूरी मैं एग्जाम्प्ट नहीं करवा सकती. इसमें से मैं मैक्सिमम 5 lakhs ही एग्जाम्प्ट करवा सकती हूँ, बाकी की जो 2 lakhs की मेरी ग्रेचुटी रिसीव होगी वो टैक्सेबल होगी इन द ईयर इन विच आई एम रिसीविंग दैट अमाउंट. मीन्स जो टोटल 20 lakhs की लिमिट है वो उतने से रिड्यूस हो जाएगी जितने से आप फर्स्ट ईयर में अपनी ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन ले रहे हो. अगर हम ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी कम ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 एम्प्लॉयर्स हैं ए एंड बी, यहाँ से हमें 15 lakhs रिसीव हुआ, यहाँ से 7 lakhs रिसीव हुआ, मैक्सिमम लिमिट है 20 lakhs. लेट्स सपोज आपने फर्स्ट एम्प्लॉयर से सिर्फ 10 lakhs की एग्जाम्पशन ही ली है ग्रेचुटी की, तो 20 lakhs में से 10 lakhs माइनस कर दो, पेंडिंग है आपका 10 lakhs. तो अब यहाँ से आप 10 lakhs की पेमेंट ग्रेचुटी की मैक्सिमम अवेल कर सकते हो. सो आप यहाँ पर पूरे का पूरा 7 lakh अगर पॉसिबल है तो आप एग्जम्प्ट करवा सकते हो इफ़ यू आर रिसीविंग फ्रॉम सेकेंड एम्प्लॉयर. So this is the case of gratuity. From the next class, we will continue with the practical questions of this topic, and then you will come to know how to take the salary in various components. Thank you.